सबसे पहली बात, कल हमने समझ लिया था कि इसके क्या-क्या पैरामीटर्स हैं ईआई के, और ईआई के 2 मॉडल जो प्रसिद्ध हैं। एक मॉडल कौन सा था? सैलोवी और मेयर का, और दूसरा डेनियल गोलमैन। इनमें से कौन सा हम मूल मान के चल रहे हैं? गोलमैन वाला, क्योंकि वो ज़्यादा आसान है समझने के लिए और ज़्यादा प्रसिद्ध दुनिया में वही है। और तीसरा चिंटू मॉडल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस है ना, जनरल मॉडल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। उसमें कितने फैक्टर्स थे? 4 थे। तो याद रखने के लिए वो 4 सबसे बेसिक है। कभी इंटरव्यू में सवाल आ जाए उन 4 से बात कर लीजिए, और एग्जाम में लिखना हो तो गोलमैन को बेस बना के 5 जो फीचर्स उनको लेके आए। तो एक तो पढ़ना है कि इमोशनल इंटेलिजेंस के फायदे क्या क्या हैं। फायदे एक तो जनरल, और दूसरा स्पेसिफिक फील्ड्स में क्या क्या फायदे हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में एक तो समझेंगे इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, एक समझेंगे इसका एथिक्स या मोरालिटी से क्या संबंध है, एथिक्स या मोरालिटी से इसका संबंध क्या है। तीसरा जो अब तक पूछा नहीं गया है और मुझे डाउट है कि उस लेवल पे आपसे पूछा जाएगा या नहीं, क्योंकि चांसेस बहुत स्ट्रांग नहीं है इस बात के, वो ये है कि क्या इमोशनल इंटेलिजेंस का मापन या मेजरमेंट किया जा सकता है, और अगर किया जा सकता है तो कैसे किया जा सकता है, और उसी को बोलते हैं ईक्यू, इमोशनल इंटेलिजेंस कोशिएंट, या चलती हुई भाषा में इमोशनल कोशिएंट भी कह देते हैं, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। ठीक है, और इसके बाद हो सकता है एक सवाल ये कि इमोशनल इंटेलिजेंस की आलोचनाएं क्या हैं। जो लोग कहते हैं कि बेकार का कंसेप्ट है, उनका क्या पक्ष है। एक सीखना है कि अगर इसको सीखना हो या आप किसी को सिखाना चाहें तो सिखाने का तरीका क्या हो सकता है, हाउ टू डेवलप इमोशनल इंटेलिजेंस स्किल्स, अगर ये पूछें, क्योंकि ये सवाल बराबर आता है यूपीएससी में भी और वैसे भी, तो हमें समझना चाहिए। ठीक है, आज ये 5-6 बातें समझनी है। जहां तक इमोशनल इंटेलिजेंस के बेनिफिट्स की बात है, लाभ की बात है, अगर आपने कल वाले नोट्स को देखा हो तो उसमें बहुत विस्तार में बताया कि सिविल सेवाओं में से क्या लाभ है, शासन में से क्या लाभ है, यानी कि राजनीति में शासन में क्या लाभ है, फिर सामाजिक संबंधों में, आर्थिक जगत में यानी कि मार्केट इकोनॉमिक्स में क्या लाभ है, फिर फिजिकल हेल्थ के लिए क्या लाभ है, मेंटल हेल्थ के लिए क्या लाभ है। ये सब बातें स्पेसिफिक आपके नोट्स में है, आपने पढ़ा होगा, आसान सी चीज है। यदि आपसे जनरली कभी कोई पूछे, 5-6 बातें दिमाग में रखनी है, उन्हीं को आपको अप्लाई करके सारे फायदे समझा देने हैं। वो मैं आपको बताया तो इमोशनल इंटेलिजेंस की जब भी बात हो, सबसे पहले बताइए कि स्ट्रेस मैनेजमेंट में इसकी मदद काफी ज्यादा होती है। स्ट्रेस मैनेजमेंट को हिंदी में क्या बोलेंगे? तनाव प्रबंधन। तो लिखिए तनाव प्रबंधन। तनाव तो सबको होता ही है, तनाव से कौन बचा है, और असली सफल व्यक्ति वही है जो तनाव को मैनेज कर ले। सबसे सफल वो है जो तनाव को अपनी सफलता का माध्यम बना ले। अगर आप तनाव को सफलता का माध्यम नहीं बना सकते तो कम से कम तनाव से बिखर ना जाएं, इसकी व्यवस्था कर लें। और तनाव का प्रबंधन करने के तरीके क्या क्या हैं, उन सबको कॉमन लाइफ में जानते हैं। सेल्फ मोटिवेशन है, ध्यान भटकाना, डायरी लिखना, ये सब जो उपाय हैं, इससे हम कहते हैं कि तनाव प्रबंधन हो जाता है। कुछ रुचि वाले कार्य करते रहना, कुछ समय दोस्तों के साथ गुजारना, कुछ समय सिर्फ अपने साथ गुजारना, ऐसे व्यक्तियों के आसपास होना जो आपको मोटिवेट करें ना कि डिमोटिवेट करें। अगर ये सब उपाय करेंगे तो स्ट्रेस मैनेजमेंट हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, जब भावनाएं तेजी से, नेगेटिव इमोशंस बहुत तेजी से उभर रही हो आपके भीतर, उस समय उन भावनाओं को उभरने से रोक देना। आपको ध्यान है, एक फिल्म आई थी 3 इडियट्स, उसमें एक आदमी था वायरस, याद है आप लोगों को? ये वायरस की ही कहानी थी या मुन्ना भाई एमबीबीएस के प्रिंसिपल की कहानी थी कि जब उसको बहुत गुस्सा आने लगता था वो हंसता था जोर जोर से। मुन्ना भाई में था, मुन्ना भाई एमबीबीएस। तो वो एक स्ट्रेस मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजी है कि जब गुस्सा आने लगे बहुत तेज, और आपको पता है गुस्से से बीपी बढ़ जाएगा, नसें फट सकती हैं और उसमें ब्रेन हेमरेज हो जाए, तो गुस्सा रोकना जरूरी है, क्योंकि जो गुस्सा आपको आ रहा है उससे दूसरे को नुकसान बाद में होगा, पहले तो आपकी नसें फटेगी। तो उस गुस्से को रोकने का सबसे अच्छा तरीका माना जाता है कि जिस समय वो मनोभाव आने लगे, ठीक उस समय उसे कंट्रोल करने वाला कोई इमोशन मन में ना भी आ रहा हो तो उसका एक्सप्रेशन बहुत तेजी से करना, ताकि वो इमोशन सप्रेस हो जाए, दब जाए। तो वो एक अच्छा तरीका उस फिल्म में था। मतलब कैरेक्टर नेगेटिव था इसलिए उसको बहुत महत्व मिला नहीं, वरना वो चीज ठीक थी। स्ट्रेस आमतौर पर किन चीजों का होता है? एक होता है कि जैसे कोई आपका क्रिटिसिज्म हुआ, आलोचना हुई। एक हो सकता है आपकी परिस्थितियां अचानक ऐसी हो गई कि आप थोड़ा सा कमजोर फील करने लगे, डामाडोल हो गए, यानी कि प्रेशर हो गया। नौकरी में है तो सीएम आपके पीछे पड़ गया, पीएम पीछे पड़ गया, तो किसी भी तरह का स्ट्रेस। नंबर 2 जो फायदा इसका होता है वो है टीम मैनेजमेंट। आप इन 5-6 से ना अपने सारे काम चला लीजिएगा। टीम मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि टीम को बनाना। टीम को बनाने में क्या होता है कि कई लोग हैं और हर व्यक्ति का हर व्यक्ति से एक संबंध है। मान लीजिए एक उसमें प्रमुख है और उसने 4-5-7-8 लोगों की टीम बनाई। अब एक तो है कि इस व्यक्ति का संबंध इसके साथ भी, इसके साथ भी, सबके साथ संबंध है, लेकिन ये मामला इतना सिंपल होता नहीं है। इन सबका परसेप्शन अलग अलग है और ये सब अपने मन में मानते हैं कि इनका महत्व सबसे ज्यादा है या होना चाहिए। अभी एक प्रयोग होता है, देखिए दुनिया की ना लगभग सारी जो झगड़े हैं उनका मूल कारण है कम्युनिकेशन गैप। तो उस पर कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं, मैंने आपसे शायद जिक्र किया भी होगा। जब आप जाएंगे सिविल सेवक बनकर ना, ट्रेनिंग में आपको ये सब करवाया जाएगा आपके साथ। तो एक बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज ये होती है कि जैसे 10 लोग बैठे हैं, जो ट्रेनर होगा एक वाक्य पहले व्यक्ति के कान में बोलेगा, कुछ नहीं करना है, इतना ही करना है कि पहला व्यक्ति दूसरे के कान में बोल देगा, दूसरा तीसरे के कान में बोल देगा, और जब 10 लोग हो जाएंगे 10वां व्यक्ति सबके सामने बोलेगा क्या वाक्य है, और उस वाक्य में ठीक ठाक चेंज आ चुका होता है, हल्का फुल्का नहीं, ठीक ठाक चेंज आ जाता है। और ये केवल लिसनिंग का मामला नहीं है, किसी भी तरह का। तो परसों मुझे किसी ने वीडियो भेजा, बड़ा अच्छा इसी मामले में था कि करीब 25 लोग हैं लाइन में खड़े हैं, इस तरफ देख रहे हैं। ट्रेनर ने सबसे पीछे वाले व्यक्ति को घुमाया उल्टा और एक एक्टिंग करके दिखाई। एक्टिंग ये था कि बहुत गुस्से में, चेहरा गुस्से में है, और उसके बाद गर्दन ऐसे काट रहा है और ऐसे कर रहा है, इसका मतलब है तेरी गर्दन काट लूंगा। बहुत गुस्से वाले चेहरे से
ऐसे करके गर्दन कर दूंगा, ये उसने इशारा किया। अब बाकी सबका मुंह उधर है। अब करना सिर्फ इतना है कि पहला व्यक्ति दूसरे को घुमाएगा, वही एक्टिंग करेगा, दूसरा तीसरे को करेगा, और करते करते लास्ट व्यक्ति फिर पहले के सामने करेगा। अब 10-12 तक गर्दन चल रही है, ठीक है, गुस्सा कम होता जा रहा है, इसकी जगह ऐसे हो गया है, वो ये सब तो ही जाता है। 13वां व्यक्ति या 14वां व्यक्ति था, वो शायद ठीक से देख नहीं पाया गर्दन कट रही है, उसने उसको ऐसे किया कि मूंछ में जैसे कुछ करने वाला है, नाक क्या ऐसे कुछ करने वाला है, ऐसे कर दिया। 2-3 बार तक ये चला। उसके बाद मेरे को लगा कि ये ऐसे क्या मतलब है इसका, उसको लगा शायद कुछ और सिखाना चाह रहे होंगे। तो 17वें-18वें व्यक्ति ने ऐसे किया कि टूथपेस्ट को लेके फिंगर से पेस्ट करना है, ब्रश करना है, वो करना है, और घूमते 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 अंत में बात, जितना गुस्सा था वो सारा खत्म हो चुका है और हत्या से बात ब्रश करने पे आ गई है। और फिर आखिरी वाले व्यक्ति ने, बच्चे स्कूल के बच्चे हैं, फिर पहले बच्चे के सामने जाके दोहराया कि आपने क्या शुरू किया था। और जब उसने किया तो पूरा स्कूल, पूरा ऑडिटोरियम में चल रहा है, मतलब कई लोग वहां देख रहे ऑडियंस भी हैं, वो सब ठहाके मार मार के पागल हो गए। तो ये होता ही है, सबका परसेप्शन अलग है, सबके समझने की प्रक्रिया अलग है। एक दूसरा प्रयोग जो मैं करवाता हूँ कभी कभी अपने टीम में, वो बड़ा सिंपल प्रयोग है। जब भी आप दुनिया में कहीं भी काम करेंगे ना, तो वहां इस प्रयोग को करते रहिएगा, इससे बड़ा फायदा होता है। जैसे मान लीजिए किसी संगठन में 100 लोग काम करते हैं, ठीक है, कोई संगठन अगर सफल है, उद्यम सफल है, या आपका ऑफिस, सरकारी ऑफिस अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसकी खूब तारीफ है, तो सीधी सी बात है कि श्रेय लेने की होड़ रहेगी। कोई कहेगा मेरी वजह से, कोई कहेगा मेरी वजह से। तो एक सिंपल एक्सरसाइज होती है, क्या 100 क्या 10 ही मान लीजिए, इतनी लंबी क्यों करेंगे, 10 लोग हैं मान लीजिए, ठीक है, आपने 10 के 10 को बुलाया और कहा कि देखो यार, संगठन जो है बहुत धूमधाम से काम कर रहा है, ये हमारा ऑफिस अच्छे से काम कर रहा है, मैं चाहता हूं कि हर व्यक्ति को उसके श्रेय के हिसाब से कुछ दूं, प्राइज दूं, प्रमोशन दूं, कुछ ऐसा करूं। बस मुझे ये तय करना है कि किसका योगदान कितना है। तो एक काम करते हैं, सेट कर लेते हैं। एक तो व्यक्ति को होता ही है ना कि अपना मूल्यांकन भी करता ही है कि मेरा मूल्यांकन मेरी राय में क्या है। तो 10 लोग हैं, टीम में मेंबर्स हैं, और 10 के 10 को आप बोलिए कि एक पर्ची है, बिना किसी को दिखाए उस पर लिखिए कि इस ऑफिस की सफलता में या इस कंपनी की सफलता में आपका कंट्रीब्यूशन परसेंटेज में कितना है। वो लिख के पर्ची बंद करके डब्बे के अंदर डाल दीजिए, ठीक है, डलवा लीजिए। और अगर लोगों की संख्या ज्यादा है तो और अच्छा प्रयोग होगा, मान लीजिए 100 है तो प्रयोग और अच्छा होगा। और मैंने तो ये प्रयोग 2-3 बार करके देखा है, और जब जब ये प्रयोग हुआ, जब सारी पर्ची काउंट की गई, तो उन सबका टोटल आमतौर पे 300-350% से ज्यादा आया। एक बार तो 500 आ गया था कि सबका योगदान मिला के 500% था, और होना चाहिए 100। इससे क्या पता लग रहा है? इससे सिर्फ ये पता लग रहा है कि हमारा सेल्फ असेसमेंट और दूसरे का हमारे बारे में असेसमेंट, इसमें अंतर हो सकता है, होता है, जीवन में होता ही है, सामान्य सी बात है। और अगर आप इस थियरी को समझ गए तो इसका मतलब ये हुआ कि टीम मैनेजमेंट एक बहुत ही टफ टास्क है, क्योंकि आपको लग रहा है कि ये व्यक्ति बहुत अच्छा काम कर रहा है और आपने इसको कहा कि हम तुम्हें थोड़ा सा प्रमोट करेंगे क्योंकि आपका काम अच्छा है, परफॉर्मेंस बेहतर है। पर इन 3 को लग रहा है कि नहीं, हमारा ज्यादा अच्छा है, जबकि प्रमुख को ऐसा साफ साफ लग रहा है कि ये 3 बहुत वीक प्लेयर्स हैं, पर इनका सेल्फ असेसमेंट ये है कि ये सबसे अच्छे हैं। और क्योंकि ये 3 वीक हैं और इनको लग रहा है कि ये प्रमोट हो गया, ये होने वाला है, ये भी लाइन में है, तो इन 3 की एकता और बढ़ गई है। और इस तरह से क्या होगा, चीजें लगातार स्ट्रेसफुल रहेंगी। ये किसी भी परिवार, किसी भी संस्था, किसी भी सरकारी ऑफिस, हर जगह चलता है। मतलब कहते हैं ना कि पॉलिटिक्स कहाँ है? पॉलिटिक्स वहां है जहां पावर है। जहां कहीं भी पावर है वहां पॉलिटिक्स है, चाहे वो पारिवारिक क्यों ना हो। और इसलिए कहते हैं कि अगर आप ऑफिस के हेड बन के जाएंगे आईएएस बनने के बाद, आपका सबसे बड़ा काम होगा इन सबको ये विश्वास दिलाते रहना कि आपसे अच्छा कोई नहीं है। और इसके लिए आपको 1-to-1 ग्रुप में बहुत तरह के झूठ भी बोलने पड़ेंगे, बहुत तरह की मोटिवेशन देने पड़ेंगे। लेकिन जिसने टीम मैनेज कर, देखिए सिंपल सी बात है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, एक व्यक्ति कुछ बहुत बड़ा नहीं कर सकता। नरेंद्र मोदी अकेले होते तो कहीं के विधायक हो जाते मैक्सिमम, और क्या हो जाते। अगर आपको देश का पीएम बनना है तो आपको एक बहुत बड़ी पार्टी का मुखिया बनना है, और पार्टी में कई करोड़ व्यक्ति काम करेंगे तब जाके पार्टी बनेगी। इतनी बड़ी टीम्स को जो मैनेज कर पाएगा वही सच्चा नेता होगा। इसलिए कहते हैं आईएएस बनने के लिए चाहिए नेतृत्व क्षमता, या नेता बनने के लिए भी। और नेतृत्व क्षमता में सबसे महत्वपूर्ण स्किल होती है टीम मैनेजमेंट। अपनी टीम के जूनियर्स, सीनियर्स,
इक्विवेलेंट्स, इन सब के साथ बेहतर संवाद करना, छोटी मोटी बातों को मैनेज कर लेना, और जब चीजें बिगड़ने लगे वहां संभाल लेना, ये सब स्किल्स अगर किसी के पास है, हम कहेंगे उसके पास इमोशनल इंटेलिजेंस का यूज करने का जो तेवर है उसका बेहतर है। नंबर 3 होता है जो इससे निकलता है, वो है कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। आप बताएंगे अच्छा टीम मैनेजमेंट को हिंदी में क्या बोलेंगे? टीम ही लिखो, टीम का हिंदी होता नहीं है कुछ भी, टीम टाइम क्या करोगे उसमें, तो लिखो टीम प्रबंधन, ठीक है। और कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन को अंतर्द्वंद कहां से हो गया? कन्फ्लिक्ट तो बाहर की भी हो सकती है, अंतर क्यों होगा? संघर्ष का समाधान, हाँ, संघर्ष का शमन, संघर्ष का समाधान, ठीक है जी। सभी व्यक्ति के जीने के तरीके अलग अलग होते हैं। परसेप्शन, हाँ। अच्छा, आपकी राय में आप क्लास के 500 लोगों में से कितने लोगों की तुलना में ज्यादा अच्छे सवाल पूछते हैं? वैसे अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ सेल्फ परसेप्शन का है। भाई शब्द का प्रयोग पता है कहां से कहां पहुंच गया। अच्छा बताओ 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 बताओ। इसका मूल कारक ये होता है कि हर व्यक्ति थॉमस हॉब्स की संतान है, मानव संतान। इतना स्वार्थी है, इतना गधा टाइप का होता है, उसको लगता है कि दुनिया उससे ही चल रही है। अगर इसको मनोविज्ञान की भाषा में कहें तो जो छोटे बच्चे होते हैं वो होते हैं ईगोसेंट्रिक। ये इसका मूल कारण है। हर बच्चा बचपन में इस स्टेज से गुजरता है। ईगोसेंट्रिक होने का मतलब है इस एहसास में होना कि दुनिया के केंद्र में मैं हूं। ये हर बच्चे को लगता है। जब बड़ा होता है वो समझ जाता है कि मेरे न होने से दुनिया को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ने वाला। कई लोग बड़े होके भी बच्चे रह जाते हैं, वो ईगोसेंट्रिक बने रहते हैं। और इस वजह से ईगोसेंट्रिक एटीट्यूड आपका जितना ज्यादा है उतना आप इस मुगालते में रहेंगे कि दुनिया आपसे ही चल रही है। और इस पर एक बहुत प्रसिद्ध कहानी है, मेरा एक दोस्त सुनाया करता था मुझे एक जमाने में। कहानी बहुत रोचक है। यही समझाने के लिए कि भैया थोड़ा जमीन पे रहा करो। जैसे मैं बहुत घमंडी किस्म का आदमी उसको लगता था, तो उसने कहा कि जमीन पे रहा करो। तो उसने क्या कहा, एक कहानी सुनाई, छोटी सी कहानी है कि एक बार एक कुत्ता बैलगाड़ी के नीचे नीचे चल रहा था। सुनिए, इतनी ही है, बस एक ही लाइन बची है। 90% हो गई है। एक बार एक कुत्ता बैलगाड़ी के नीचे नीचे चल रहा था। उसको लगने लगा कि बैलगाड़ी उसकी वजह से चल रही है। फिर उसके लगा मैं इसको रोक देता हूं। वो रुक गया, बैलगाड़ी चली गई। इतनी कहानी है, प्रेरक कथा है। तो मेरा अपना मानना है कि जब हम सेल्फ असेसमेंट करें तो बहुत ध्यान रखें कि दरअसल हमारा कंट्रीब्यूशन किसी ऑफिस में, किसी बड़े प्रक्रम में कितना है, हम ये ना सोचें। और ये थॉमस हॉब्स की ब्रेन चाइल्ड हम लोग हैं, ब्रेन चिल्ड्रन हम लोग हैं, इसलिए शायद ऐसा होता है। हम सबको लगता है कि हम ही केंद्र में है, स्वार्थ केंद्र में रहता है। ठीक है सर, आगे बढ़े। शब्द का ध्यान रखना अगली बार से। ये मतलब हीनस क्राइम जिसको बोलते हैं ना, जघन्य अपराध, वैसी गलती आपने कर दी थी अभी। हैं? सीखना शैली अभी आएगा, अभी कहाँ आया? हाँ सही लिखा है, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, तो बता दो इनमें से कौन सा ठीक है, कौन सा गलत है। नहीं, मैं तो बता ही दूंगा, पहले आप बताओ ना इनमें से कौन सा ठीक है। ये ठीक है, ये ठीक है, ये गलत है, ये गलत है। और क्योंकि ये इनमें से एक है, इसे ये भी ठीक है। ठीक है, बस इसी तरह का मामला। चलिए ठीक है। सीखना में बड़ी मात्रा, जब आप करवाएंगे किसी को, सिखाएंगे तो छोटी मात्रा हो जाएगी।
ठीक है, चलो। तो तीसरी बात है कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। इसका मतलब जब झगड़ा हो जाए, झगड़े होते ही जीवन में, दोस्तों के होते हैं, भाई बहन के होते हैं, पति पत्नी के होते हैं, और हजार दुनिया में हो सकते हैं झगड़े। उन झगड़ों की स्थिति में आप झगड़े को मैनेज कर लेते हैं अगर, तो वो कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन है। नहीं कर पाते तो इसका मतलब है कि कन्फ्लिक्ट या तो चरम स्तर पे है, हितों का संघर्ष बहुत गहरा है, या रिजोल्यूशन के प्रोसेस में देर हो गई, या रिजोल्यूशन के प्रोसेस में तकनीकों के चयन में कोई गलती हो गई। लेकिन अगर दो समझदार व्यक्ति हैं, ऐसा कहते हैं कि देखो अगर पति पत्नी शादी हुई, उनमें से एक बैल है और एक गाय है, तो जिंदगी चलेगी या नहीं चलेगी? चलेगी। दौड़ेगी नहीं, चलेगी। गाय शोषित रहेगी, पीड़ित रहेगी, और गाय पुल्लिंग भी हो सकती है, ध्यान रखना है। ये गाय और बैल चरित्र सूचक शब्द हैं, लिंग सूचक शब्द नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अगर दोनों पति पत्नी गाय मूलक व्यक्ति हैं, गाय चरित्र के लोग हैं, तो इनकी जिंदगी चलेगी या दौड़ेगी? धूमधाम से दौड़ेगी। दोनों सॉरी बोलते बोलते खत्म हो जाएंगे। कुछ होगा, ये बोलेगा सॉरी, बोलेगा नहीं मैं सॉरी, तुम कैसे सॉरी, मैं सॉरी, तो झगड़ा फसाद होगा ही नहीं। हर बात पे ये लोग, क्योंकि नाक इतनी ऊंची है ही नहीं किसी की, दोनों आराम से एडजस्ट कर लेते हैं, एडजस्ट करने वाले नेचर के लोग हैं। और यदि दोनों हुए बैल जो कि अमूमन हो जाते हैं, तो दुनिया चलेगी या उलझेगी? तो उलझेगी। उसके बाद दो ही रास्ते हैं, या तो उनमें से एक गाय हो जाए, कभी कभी हो जाते हैं, जब समाज के झापड़ पड़ते हैं तो उनमें से एक गाय हो जाता है, या दोनों थोड़े थोड़े गाय हो जाएं। और जब नहीं होते हैं तो फिर दो स्थितियां हैं, या तो तलाक, या दिखावा ये कि हम पति पत्नी हैं, और लेकिन भीतरी संबंध तलाक जैसे हो जाते हैं। इतना ही सार है, और सार्थ ने बताया है ये सारा क्या सारा। सार्थ ने बड़ी अच्छी व्याख्या की है, रिलेशनशिप्स में कौन कौन से फेजेस हो सकते हैं, उसकी बड़ी सुंदर व्याख्या की है। तो कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन का मतलब है कि जब दो पक्षों में द्वंद्व की स्थिति बन जाए बहुत गंभीर, तो कैसे उसे मैनेज करें, कैसे अपनी ईगो को थोड़ा मिनिमाइज कर लें, कैसे दूसरे की ईगो को थोड़ा सा मसाज कर दें, सहला दें, किसी तरह से वो मामला हटे। और यदि कोई वास्तविक झगड़ा है तो उस वास्तविक झगड़े का वास्तविक समाधान भी हो, क्योंकि वास्तविक समस्याओं के केवल बातों के समाधान चलते नहीं है बहुत लंबे समय तक, समाधान तो वास्तविक होगा तभी चलेगा। तो